नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मेरा नाम मुकेश और स्यूट सक्सेस वाला के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। ये खास करके उन लोगों के लिए है जो बीपीएससी का तैयारी करते हैं या फिर एसएससी का भी अगर तैयारी करते हैं तो एक डीआई को लेकर के एक मन में डर बना हुआ रहता है कि डीआई का तैयारी हम कैसे करें, यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन का तैयारी हम कैसे करें। बीपीएससी में ये 72 नंबर का आता है, ठीक है ना। और अदर एग्जाम में हो सकता है ये 5 मार्क का ही हो, ठीक है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है बीपीएससी के एस्पिरेंट को लेकर के, जो खास करके मेंस का तैयारी कर रहे हैं। उनको पता होगा कि पेपर 1 में 72 नंबर का डीआई पूछा जाता है। तो हम क्या करेंगे कि इस सीरीज में डीआई का बेसिक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। जैसे अगर आप सिलेबस बीपीएससी का पता होगा, सिलेबस तो नहीं लेकिन ट्रेंड है इसका कि हमेशा से 4 टाइप का क्वेश्चन डीआई में पूछता है, ठीक है ना। कैसे? तो एक पाई चार्ट पूछेगा हमेशा, ठीक है ना, पाई चार्ट पूछेगा। एक बार ग्राफ पूछता है, ये फिक्स है इसका, ठीक है ना। एक लाइन ग्राफ पूछेगा, लाइन ग्राफ। और एक टेबल चार्ट पूछता है, टेबल चार्ट पूछता है। ये 4 डोमेन इसका फिक्स है, ठीक ना। एक बार हुआ था 69th में जा करके शायद 2 पाई चार्ट ही पूछा था, वहाँ से लाइन ग्राफ को हटा दिया था, अगर हम शायद याद कर पा रहे तो, ठीक है ना। लेकिन 2 पाई चार्ट पूछा था इसमें। तो पाई चार्ट हमेशा से इसका फेवरेट टॉपिक ही रहा है, ठीक है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें पाई चार्ट ये नहीं पूछा है। हम डीआई को लेकर बात करने वाले हैं कि डीआई का हम एकदम बेसिक से शुरुआत करने वाले हैं। हम प्लेलिस्ट पे आप मेरा जाइएगा यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे हम पीवाईक्यू ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक जो पीवाईक्यू हम डिस्कस किए हैं वो 17th का डिस्कस किए हैं, 69th का किए हैं, 68 का किए हैं, 67 का किए हैं और 66 का शायद एक ही वीडियो होगा आज के डेट में। लेकिन हम कंप्लीट करेंगे 60 से 62 तक हम पूरा डीआई को हम सॉल्व कर देंगे। तो पीवाईक्यू का एक सीरीज चलते रहेगा, लेकिन साथ में एक पैरेलल सीरीज हम ऐसा चलाना चाहते हैं जहाँ पे डीआई को लेकर के मन में बहुत सारा डर है कि हमको कुछ आता ही नहीं है, ठीक है ना। तो जिसके लिए एकदम जिसको कुछ नहीं आता है डीआई को लेकर के, वो अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो पूरा यूट्यूब पे देख लीजिएगा। ऐसा कोई वीडियो नहीं है जहाँ पे डीआई आपको बेसिक से पढ़ाया गया हो। हम आपको डीआई एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। हम छोटा छोटा क्वेश्चन लेकर डिस्कस करेंगे। हम पाई चार्ट अगर बताएंगे तो लगभग 50 क्वेश्चन हम पाई चार्ट का करवा देंगे आपका। फिर 50 क्वेश्चन लगभग टेबल चार्ट का, 50 क्वेश्चन बार ग्राफ का, ऐसे ही करके हम 0 टू एडवांस लेवल क्वेश्चन जानना चाहते हैं जहाँ पे एक पूरा सिस्टमेटिक ढंग से हो। तो स्यूट सक्सेस वाला के प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ आपको मिल जाएगा, जहाँ पे एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन से हम लोग माइन्यूटली इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और वहाँ पे आपको डीआई का कंप्लीट तैयारी हम करवा देंगे। आप श्योर रहिए, ठीक है ना, कि आपको डीआई का डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसी सिलसिला में आज का जो मेरा सेशन होगा वो पाई चार्ट का होगा। तो हम पहले पाई चार्ट को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर टेबल ग्राफ करेंगे। तो लेकिन यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आपको सिस्टमेटिक ढंग से मिलेगा। पाई चार्ट मतलब पूरा पाई चार्ट मिलेगा, बार ग्राफ मतलब पूरा बार ग्राफ का सीक्वेंस में मिलेगा। ये लेक्चर नंबर 1 2 करके आते रहेगा। तो आज हम पाई चार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। पाई चार्ट के मन में जो भी सवाल है पाई चार्ट आप कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं आफ्टर द वीडियो, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को। पाई चार्ट क्या होता है? पाई चार्ट में क्या होता है कि एक सर्कल दिया रहेगा और उस सर्कल को अनेक सेक्टर में बांट दिया रहता है, ठीक है ना। अनेक सेक्टर में बांट दिया रहता है और हर सेक्टर में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। जैसे मान लीजिए एक स्कूल है, ठीक है। एक स्कूल में कुछ बच्चे हैं जिसको 3 4 स्पोर्ट्स पसंद होगा, तो दे देगा कि 10 बच्चा को क्रिकेट पसंद है, 10 बच्चा को फुटबॉल, 5 बच्चा को वॉलीबॉल, कुछ को मान लीजिए कि बैडमिंटन पसंद है, कुछ को टेबल टेनिस पसंद है। तो हर एक स्लाइस में क्या होगा, ये एक एक स्लाइस है ये, ठीक है ना। हर एक स्लाइस में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपका रहेगा ही। जैसे ये पाई चार्ट क्या कहता है, हम क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। ये पाई चार्ट क्या है दिया है। पाई चार्ट के इंस्ट्रक्शन को आप ध्यान से पढ़िएगा। कभी भी आप जब क्वेश्चन बनाते हैं तो एक इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन में दिया रहता है जो हर क्वेश्चन पे लागू होगा। एक इन्फॉर्मेशन जो टेबल है या पाई चार्ट है उसमें दिया रहेगा और एक बार इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा। 3 जगह आपको इन्फॉर्मेशन देखना है और खोजना भी है। तो इस पाई चार्ट में क्या है, इंस्ट्रक्शन में जो दिया है कि स्टडी द चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। द पाई चार्ट गिवन हैव रिप्रेजेंट द डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इन परसेंटेज। यानी इस पाई चार्ट में एक फैमिली का डोमेस्टिक एक्सपेंसेस दिया है और डोमेस्टिक एक्सपेंसेस परसेंटेज में दिया है। यानी फूड पे कितना 25%, ठीक है ना। उसके बाद हाउस रेंट पे 18%, इंटरटेनमेंट पे 9%,
चाइल्ड एजुकेशन पे 23%, मेडिकल पे 13%, प्रोविडेंट फंड में कितना 12%, ये खर्च दिया हुआ है एक फैमिली के इनकम का। ठीक है, अच्छा खर्च किसका होता है, तो इनकम का होता है। हम बोले कि 20% फूड पे एक्सपेंसेस है मेरा, तो किसका 20%, इनकम का 20%। ठीक ना। फिर आगे दिया क्या है कि स्टडी द चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इफ द टोटल मंथली इनकम ऑफ अ फैमिली 33,650, यानी कि 33,650 किसी भी फैमिली का मंथली इनकम है, किसी एक फैमिली का मंथली इनकम है, और उसका एक्सपेंसेस ये पाई चार्ट में बता दिया है। आपको इसी के बेस पे क्वेश्चन बनाना है। तो ये 33,650 जो होगा ये क्या होगा, ये हर आदमी के लिए, सॉरी हर क्वेश्चन के लिए अप्लीकेबल होगा। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है कि उसका इनकम 33,650 रुपया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि द हाउस रेंट पर मंथ इज कितना है। छोटा सा क्वेश्चन, इससे छोटा क्वेश्चन डीएम में बन ही नहीं सकता है। जैसे सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसी प्रकार मतलब सेल से छोटा क्वेश्चन नहीं हो सकता है। तो इससे भी छोटा क्वेश्चन पाई चार्ट में तो नहीं होगा। अब क्या पूछा कि द हाउस रेंट पर मंथ कितना है, ये आपको निकालना है। तो लैंग्वेज जो लिखा जाता है बीपीएससी में कैसे लिखा जाता है उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको एक एक स्टेप समझाना है एग्जामिनर को, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे ये मेरा आंसर है। तो हम एक एक करके लिखेंगे। आपको हाउस रेंट निकालना है, तो आपको चाहिए क्या क्या, इनकम चाहिए और एक्सपेंसेस चाहिए, कितना परसेंटेज खर्चा किया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि टोटल मंथली इनकम ऑफ अ फैमिली, टोटल मंथली इनकम बराबर कितना हुआ 33,650, एक गिवन है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि दैट इज गिवन और नॉट। ठीक है, 33,650 मंथली इनकम है। फिर लिखना है कि एक्सपेंसेज ऑन हाउस रेंट, हाउस रेंट पे एक्सपेंसेज कितना है। हाउस रेंट पे 18% एक्सपेंसेज है, कितना है 18% है। ठीक है, तो एक्सपेंसेज एक्चुअल में होगा कितना 33,650 का 18% इसका क्या होगा, निकल जाएगा। तो आपको कैलकुलेटर दिया रहता है एग्जाम में, ठीक है ना। लेकिन आप गलती मत कीजिएगा कि जैसे हाथ से कैलकुलेशन मत कीजिएगा, आप कैलकुलेटर का पूरा यूज करिएगा, क्योंकि डाटा थोड़ा भी मिस हुआ ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए कोशिश नहीं करना है, तेज़ नहीं बनना है कि अपने हाथ से ही कर लेंगे। कैलकुलेटर दिया है तो उसको यूज करिएगा। तो 33,650 का 18% आप जब निकालिएगा, ठीक है, हमें निकालना है 33,650 का 18%, आ जाएगा आंसर 6057। ठीक है ना, ये इसका आंसर आ जाएगा 6057। ये क्या निकला, हाउस रेंट पे उसका मंथली एक्सपेंडिचर है। आपसे पूछा था कि हाउस रेंट पर मंथ कितना है, और पर मंथ मेरा सैलरी भी दिया था। ठीक है, तो सैलरी था 33,650, इसका 18% खर्चा किए, मेरा निकल गया 6,057 रुपया। ठीक है, फिर क्या दिया है, द एनुअल सेविंग ऑफ द इन द फर्म ऑफ प्रोविडेंट फंड वुड बी, यानी कि प्रोविडेंट फंड में जो पैसा जमा हो रहा है अभी फैमिली का, वो एक तरीका से एक्सपेंडिचर है मानते हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या उसका सेविंग हो जाएगा एक साल में। तो आपसे यही पूछा कि द एनुअल सेविंग, यानी कि आपसे निकालना है एनुअल सेविंग का, एनुअल सेविंग कितना है प्रोविडेंट फंड में। तो एनुअल सेविंग निकालने के लिए हमको पहले मंथली पता होना चाहिए कि मंथली कितना है सेविंग। तो एक्सपेंडिचर जो भी है उसका प्रोविडेंट फंड में कितना 12% जा रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे कि मंथली एक्सपेंडिचर, मंथली एक्सपेंडिचर ने मंथली इनकम, अच्छा इससे पहले हम क्या लिखे थे, मंथली इनकम ही लिखे थे। ठीक है ना, तो मंथली इनकम क्या दिया है, मंथली इनकम बराबर कितना दिया है 33,650। ये तो सबके लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है ना, क्या होगा, सबके लिए एप्लीकेबल होगा। दिया हुआ है। सेविंग ऑन प्रोविडेंट फंड कितना दिया है, सेविंग ऑन प्रोविडेंट फंड दिया कितना है 12%। तो सेविंग कितना निकल जाएगा 33,650 का 12% हम लोग निकाल लेंगे। तो ये तो क्या निकलेगा, ये सेविंग जो निकलेगा वो मेरा मंथली निकलेगा, लेकिन हमको निकालना है ईयरली।
तो लिखेंगे ईयरली सेविंग, ये कितना हो जाएगा 33,650 का 12% हो जाएगा। इसको आप 12 से इंटू कर दीजिएगा। ठीक है, क्यों 12 से इंटू करेंगे? क्योंकि जो मैं मंथली आप अच्छा यहाँ पे डाटा निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते। आप चाहते हैं कि एक ही बार हम पूरा डाटा निकालें तो कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं ऐसा। तो 33,650 का 12% निकालिएगा पहले और उसको 12 से इंटू करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 48456। ये कैलकुलेटर से करिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मंथली जो ईयरली सेविंग जो निकलेगा वो इतना ही निकलेगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि आफ्टर प्रोविडेंट फंड डिडक्शन एंड पेमेंट ऑफ हाउस रेंट द टोटल मंथली इनकम ऑफ फैमिली रिमेन्स। यानी कि प्रोविडेंट फंड, ठीक है, और रेंट पे खर्च करने के बाद उसका कितना खर्च बच जाता है, यानी कितना उसका इनकम बचा हुआ है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या दिया क्या है कि आप ऐसे लिखिए कि एक्सपेंडिचर ऑन मंथली एक्सपेंडिचर लिखिए, ठीक ना, ऐसे लिखिए मंथली एक्सपेंडिचर ऑन किसमें, तो प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड कितना है मंथली एक्सपेंडिचर 12% है। ठीक है, एंड हाउस रेंट, हाउस रेंट कितना है, हाउस रेंट 18% है, 18%। तो यहाँ पे लिखना है कि टोटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑन बोथ, दोनों पे टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो तो दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 13%। तो रिमेनिंग एक्सपेंडिचर कितना है, रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा 70% हो जाएगा। ठीक ना, या रिमेनिंग आप 70% ही लिखिएगा तो रिमेनिंग अमाउंट लिख लेते हैं या रिमेनिंग इनकम लिख लेते हैं, रिमेनिंग इनकम, यानी कि शेष जो उसका इनकम है कितना होगा 70% उसका बचा है रिमेनिंग। तो किसका 33,650 उसी का 70% निकालेंगे। ठीक है, तो 33,650 का 70% आप जब निकालेगा तो आंसर आ जाएगा 23,555। ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। समझ गए क्या किए कि दो खर्च दिया था, पूछा था कि इस खर्च करने के बाद उसका इनकम कितना बचेगा, तो 70% बचेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे टोटल खर्च कितना होगा 30% हो जाएगा। तो रिमेनिंग या सेविंग बोल सकते हैं, आपकी सेविंग उसका कितना हो जाएगा 70% उसका रिमेनिंग ही लिखिए, सेविंग नहीं होगा, रिमेनिंग ही होगा इसका। ठीक है, रिमेनिंग हो जाएगा 70%। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना निकलेगा, यानी रिमेनिंग इनकम कितना निकलेगा 33,650 का 70% निकलेगा। ठीक है, अब क्या दिया है कि टोटल अमाउंट पर मंथ द फैमिली स्पेंड ऑन फूड एंड एंटरटेनमेंट कम्बाइंड टुगेदर कितना होगा, यानी कि फूड और एंटरटेनमेंट, यानी इस डाटा को लेना है आपको, फूड को और इंटरटेनमेंट, इसको इस दोनों को मिला करके कितना टोटल एक्सपेंडिचर है उसका। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एक्सपेंडिचर ऑन या मंथली एक्सपेंडिचर ऑन लिखिए, ठीक ना, ताकि सेंटेंस थोड़ा लगे। मंथली एक्सपेंडिचर ऑन, ठीक है, फूड। एक मिनट, हम पेंसिल चार्ज नहीं है तो हम थोड़ा चार्ज कर लेते हैं। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं क्या है कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फूड लिखना है। तो यहाँ पे लिखना क्या है मंथली एक्सपेंडिचर ऑन, ठीक है ना, फूड कितना होगा, फूड होगा 25% और इंटरटेनमेंट कितना होगा 9%। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 34%। ठीक है, क्या होगा 34% होगा। तो यहाँ पे लिखना है कि एक्सपेंडिचर ऑन बोथ फूड एंड entertainment will be 33,650, इसका कितना निकलेगा 34% निकाल दिया है। तो 33,650 का
जब 34% निकालिएगा तो एक गया आ जाएगा 11114441, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा टाइप का दिया है, ठीक ना, और उस टाइप का दिया खत्म हो गया। अब थोड़ा सा हम एक हल्का सा लेवल अप करके क्वेश्चन को बनाते हैं। एक दूसरा दिया है, दूसरा दिया में क्या बताया है, ये इसका इंस्ट्रक्शन नहीं है, हम आपको समझा देते हैं कि दो दिया है। एक है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 130 लाख पहला पाई चार्ट में, और दूसरा पाई चार्ट में क्या है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 160 लाख है दिया हुआ है। और ये कब का पीरियड है, 1990 से 91 का है, और ये 91 से 92 का है, मतलब ठीक नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना। नहीं किसी कंपनी का हो सकता है कि 90 से 91 तक में उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 130 लाख का हो, फिर नेक्स्ट ईयर में वो 160 लाख हो जाता है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो ये क्या दिया है, डिविडेंड फंड में 18% इन्वेस्टमेंट किया, डिप्रिसिएशन उसका 28% है, इंटरेस्ट 13% आया, टैक्स से 9%, और रिटायरमेंट प्रॉफिट से 25%। ये सब उस प्रॉफिट का सोर्स है, ठीक है ना। और इसका भी 160 लाख का ये सब सोर्स है कि हर एक आइटम से इतना इतना का प्रॉफिट कमाया है, तो टोटल प्रॉफिट इतना हुआ है, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि इसी के बेस पे क्वेश्चन बनाना है। पहला क्वेश्चन क्या है, द ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1991 टू 1992, यानी कि इस साल मतलब पहला साल से दूसरा साल में कितना इंक्रीज किया है ओवर 1999 बाय, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 91 से 92 में हुआ है कितना % इंक्रीज किया है, ठीक है ना। तो आपको सीधा हेडिंग से ही क्वेश्चन है, तो आपको लिखना है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन ईयर 1990 टू 1991 कितना दिया है, 130 लाख दिया है, ठीक है ना। एंड ईयर 1991 टू 1992 कितना दिया है, 160 लाख दिया है। तो इंक्रीज कितना किया है, दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना हुआ, 30 लाख हुआ है। परसेंटेज इंक्रीज कितना निकालना होगा, तो जब परसेंटेज इंक्रीज निकालना होगा तो आप क्या करिएगा कि इसका फार्मूला ही होता है, लिख लीजिएगा कि इंक्रीज इंटू 100 बाय प्रीवियस अमाउंट लिखिएगा। क्या लिखिएगा, प्रीवियस अमाउंट लिखिएगा। तो इंक्रीज परसेंटेज निकालना हो तो क्या करेंगे, इंक्रीज इंटू, तो इंक्रीज कितना किया 30 इंटू 100 बाय प्रीवियस अमाउंट, तो प्रीवियस कितना है 130 है, यानी कि 130 पे जाके के इंक्रीज किया है, ठीक है। तो इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो 130 इंटू 30, 130 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 130, ये आ जाएगा लगभग में 23.07% आता है। अप्रॉक्स में आप 23% अप्रॉक्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिया क्या है कि द इंटरेस्ट बर्डन इन 1991 टू 1992, यानी कि फर्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट पे बर्डन था वो हायर देन इन 1990 सॉरी सेकेंड ईयर जो था, ठीक है ना, ये सेकेंड ईयर का है, ये इसका है, ठीक है ना, इसका है ये सेकेंड ईयर जो इंटरेस्ट मतलब ऑन बर्डन था, सॉरी इंटरेस्ट बर्डन था, यानी कि ब्याज का बोझ, वो 1991 मतलब फर्स्ट 1990 से 1991 में जितना था उसके कंपैरिजन में 1991 से 1992 में मतलब सेकेंड ईयर कितना अधिक था, ठीक है ना। फाइनेंस, चूँकि ईयर में हम लोग जैसे अकाउंटिंग में फाइनेंशियल ईयर लेते हैं उसी तरीक़ा से ईयर लिया गया है। मतलब 1992 सेकेंड है, 1991 पहला है, तो आपको निकालना है कि पहला से सेकेंड में जब गए तो कितना ज़्यादा बढ़ा था। तो आप निकालिए 1991 से 1991 में कितना, 90 से 91 में कितना था, तो आप निकालेंगे कि इंटरेस्ट बर्डन, ठीक ना, इंटरेस्ट सीधा लिखे ना कि इंटरेस्ट इन ईयर 1990 टू 1991 कितना था, तो 30% था। तो किसका 30%, 130 लाख का 30%, यही था। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना निकला 39 लाख हुआ। तो इन ईयर लिखना है। अब दूसरा ईयर लिखा लिए, इन ईयर 1991 टू 1992, सेकेंड ईयर कितना था
तो 160 लाख इनकम था, सॉरी प्रॉफिट था, उसका 40%, ठीक ना, ये था। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 16 चौक 64 लाख हुआ। तो इंक्रीज कितना किया बॉडी, इंक्रीज कितना किया, 64 लाख हो गया, पहले कितना था 39 लाख था, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना निकलेगा, 25 लाख निकलेगा। ठीक है, आपसे परसेंटेज पूछता कि इंटरेस्ट जो है कितना परसेंट बर्डन बढ़ गया, ये हालांकि आंसर यही होगा इसका, लेकिन अगर पूछता परसेंटेज कितना इंक्रीज किया है, तो आप क्या बोलते हैं कि 25 × 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस अमाउंट कितना 39। इसको सॉल्व करते जो भी आंसर आता वो मेरा आंसर होता। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा नहीं, आपसे सिर्फ पूछा है कि वो कितना अमाउंट से इंक्रीज किया है, तो सीधा इसका आंसर हो जाएगा 25 लाख हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला है कि द इक्विटी बेस ऑफ दिस कंपनी रिमेन अनचेंज, मतलब इक्विटी बेस का होता है कि इक्विटी में कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है, ठीक है ना, मतलब जो शेयर होल्डर जितना पैसा लगाया था उतना ही पैसा लगाया है, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। देन द टोटल डिविडेंड अर्न बाय द शेयर होल्डर इन 1991 टू 1992, देखिए सेकेंड ईयर में डिविडेंड कितना मिला शेयर होल्डर को। ठीक है, तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 160 लाख है 1991 से 1992 में, देखिए सेकेंड ईयर, तो शेयर होल्डर को डिविडेंड जो मिलेगा वो 8% मिलेगा। तो एक लाइन का ही क्वेश्चन था, और ये जो इतना लंबा लिखा है कि इक्विटी बेस्ड आवाज अनचेंज, ये सब इसलिए लिखा है ताकि अपना दिमाग आप ज़्यादा नहीं लगाएं, ठीक है ना, कि अगर ये शेयर होल्डर का इंक्रीमेंट बढ़ गया होगा, ये भी तो हो सकता है घट गया होगा, मार्केट डाउन हुआ होगा, इस सब बचने के लिए ही लिखता है वो, ठीक है ना। सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन था कि 1991 में, सॉरी 1990 से 91 में, सॉरी 1991 से 92 में डिविडेंड कितना शेयर होल्डर को मिला है। तो यहाँ पे लिखना है डिविडेंड अर्न बाय शेयर होल्डर इन ईयर 1991 टू 1992 कितना है 160 लाख का कितना 8% आप निकाल दीजिएगा। तो 160 लाख का 8% कितना हो जाएगा 16/128 यानी कि 12.8 लाख। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्या दिया है, द रिटेन प्रॉफिट इन 1991 टू 1992 एज कंपेयर टू दैट और 1990 टू 1991 वाज कितना था। रिटेन प्रॉफिट कितना है यहाँ पे दिया है, ये 25% है, यहाँ पे 20% है। तो यहाँ पे लिखना है हमको रिटेन प्रॉफिट इन ईयर 1991 से पहले 1990 टू 1991 ये निकाल लीजिए। तो ये कितना निकलेगा 130 लाख है, उसका 25% हम निकालेंगे। 130 लाख का 25% निकालेंगे तो कितना होगा 53 65 56 62 यानी कि 53 26 32 यानी कि 32.5 लाख निकलेगा। ठीक है ना। तो ईयर 1991 से 1992 में कितना होगा, तो ये कितना होगा 160, उसका 20% निकालेंगे 20%, 130 से का 20% कितना होगा 32 लाख हो जाएगा। लेकिन जब कंपैरिजन पूछा है तो आप परसेंटेज में ही छोड़िए इसको, ठीक है ना। तो वो अच्छा नेट के बेस्ट लाभ तुलना में कितना था, तो इसको दो तरीका से बना सकते हैं, ठीक है ना। जब पूछा कितना था तो आप ये भी बोल सकते हैं आज के अच्छा ईयर में कितना था, सेकंड ईयर में घट गया है, फर्स्ट ईयर में ज़्यादा था, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि डैट 1.5 कम था, ठीक है ना, कि 1991 सॉरी ये 1991 एज कम्पेयर टू मतलब इतना ज़्यादा था, ठीक ना, कि 1991 में जो है एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्या था ज़्यादा था, ठीक ना, उसमें ज़्यादा था। तो लिखना है कि प्रॉफिट इन ईयर 1991 टू 1992 वाज कितना
ज़्यादा था तो पहले डिफरेंस आप निकाल लीजिएगा। डिफरेंस कितना निकला, 32 में से 32.5 में से 32 माइनस कर दीजिए तो 0.5 था। तो 1990 सेकेंड ईयर में जो था कितना कम था, ठीक है ना, सेकेंड ईयर में क्या हुआ, कम था। लिखना है कि प्रॉफिट इन ईयर 1992 टू 1992 वाज 0.5 लाख लेस देन, ठीक है ना, ईयर 1990 टू 1991, यानी उससे के कंपेरिजन में क्या था, ये कम था 0.5 लाख। ये भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक ना। परसेंटेज में निकालना तो परसेंटेज में आप निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इसका आंसर यही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ ऑन एन एवरेज 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज चार्ज ऑन द बोरोड फंड, यानी कि जो उधार लिया गया है, ठीक है, उस पर 20% हम मतलब इंटरेस्ट चार्ज देते हैं, मतलब हम जितना उधार लिए हैं उस पर 20% इंटरेस्ट हम देते हैं लेकर के। देन टोटल बोरोड फंड यूज्ड बाय दिस कंपनी इन द गिवन सेकेंड ईयर, गिवन 2 ईयर अमाउंट टू, मतलब कितना आप बोरो किए हैं फंड, मतलब पैसा, मतलब ये है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम कमा लिए, टोटल इंटरेस्ट हम पे कर दिए, लेकिन ये बोला है कि टोटल इंटरेस्ट जो पे किए हैं वो बोरो जितना किए हैं उसका 20% किए हैं। तो बोरो कितना किए हैं ये आपसे पूछा है, तो हम टोटल इंटरेस्ट पे पहले कितना किए हैं ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखना है कि इंटरेस्ट पेड, ठीक ना, कितना इन ईयर 1990 टू 1991 कितना पे किए हैं, तो 130 का इंटरेस्ट कितना पे किए हैं, 9%। 130 का सॉरी इंटरेस्ट है, टैक्स है 9%, इंटरेस्ट है आपका 30% है, 130 का 30% होगा, देखिए 39 लाख आप इंटरेस्ट पे किए हैं, सिंपल बात है। सेकेंड ईयर आप कितना पे किए हैं, 1991 टू 1992, तो 160 लाख का 40% आप पे किए हैं, तो 16 कितना 64 लाख आप पे किए। तो टोटल पे कितना किए हैं, टोटल इंटरेस्ट पेड कितना किए हैं, जोड़ देंगे 9 4 13 के 3 हाथ में 1 6 3 9 1 10, 130 लाख पेमेंट किए, 103 लाख पेमेंट किए हैं। लेकिन 103 लाख जो पेमेंट किए हैं टोटल बोरोड फंड का 20% पे ही किए हैं, यानी कि बोरो फंड अगर 100 रुपया था तो 20% आप पे किए हैं। तो यहाँ पे लिखना है कि एक्चुअली इंटरेस्ट पेड वाज 20% ऑन बोरोड फंड, then so borrow fund will be कितना होगा, तो ये जो 103 है वो कितना है, 20% का ही वैल्यू है, यानी कि 20% का वैल्यू 103 है, तो हम 100% का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक ना। तो 20 पंचे कितना निकलेगा, 100 निकलेगा, तो 103 पंचे कितना होगा, 515 होगा, तो इसका आंसर 515 लाख हो जाएगा। लेकिन 515 लाख आप बोरो किए हैं, उसका 20% आप इंटरेस्ट पे किए हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पाई चार्ट पे आते हैं, तीसरा टाइप का पाई चार्ट में। इसमें भी क्या है, 2 पाई चार्ट है, एक ईयर है 1998 का, एक है 1998 का, एक है 1999 का। ये क्या दिया है, द परसेंटेज सेल ऑफ डिफरेंट मॉडल ऑफ कंप्यूटर इन कोलकाता इन 2 डिफरेंट ईयर, यानी कोलकाता में 2 साल में अलग अलग कंप्यूटर का मॉडल पे किया है, कंप्यूटर्स इन कोलकाता डिफरेंट ईयर। गिवन टोटल सेल इन 1998 वाज 7890 एंड इंक्रीज 16.5% इन 1999, मतलब यहाँ पर जो टोटल सेल था वो 7890 हुआ था, और यहाँ से यहाँ जब आया तो 16.5% इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो 7890 का 16.5 निकाल के इसमें ऐड कर देंगे तो इसका टोटल हमको सेल पता चल जाएगा। उस टोटल सेल में दिया कि तोशिबा 15% है, HP का 31% है, कॉम्पैक्ट का 25% है, सैमसंग का 29% है,
यही शेयर यहाँ भी दिया है, लेकिन परसेंटेज अलग है। तोशिबा का 10% हुआ, HP का 31%, कॉम्पैक्टको का 30% और सैमसंग का 29%। तो सैमसंग का लगभग सेम था, ठीक है ना, लेकिन सबका मार्केट चेंज हो गया। तो आपको इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन में क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, तो उसको अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि द परसेंटेज चेंज इन द सेल ऑफ तोशिबा इन 1999 इज अप्रोक्सीमेटली कितना है। तो तोशिबा कौन है, यहाँ पे है, ठीक है ना। तो बोला कि तोशिबा जो यहाँ पे सेल करता था, यहाँ पे जो सेल कर है कितना परसेंट चेंजिंग आया है उसमें। तो पहले यहाँ था कितना वो निकाल लीजिए। तो इन ईयर आप निकालिएगा। अच्छा, पहला साल का टोटल सेल कितना दिया है, 7890 दिया है। तो 1998 में टोटल सेल कितना था, टोटल सेल्स यहाँ पे लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, इन ईयर 1998 कितना था, 7890 था, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो तोशिबा सेल ऑफ तोशिबा कितना है, सेल्स ऑफ तोशिबा ये कितना है, दिया है 1998 में कितना। तो सेल्स ऑफ तोशिबा कितना था, 15% है। तो हम 15% निकाल देंगे किसका, 7890 का 15% निकाल देंगे। यहाँ पे एक वैल्यू निकालना है। फिर हमको क्या करना है, इन ईयर 1999 में क्या हुआ कि टोटल सेल पहले हम निकालना होगा। तो टोटल सेल कितना निकालेंगे, पहले तो सेल निकालिए। तो 7890 तो उस साल था, ठीक है ना। इसका क्या हुआ कि 12% इंक्रीज, नहीं कितना, 16.5% इंक्रीज किया था। तो इसका हम डायरेक्ट 116.5% निकाल देते हैं। तो टोटल सेल इन सेकेंड ईयर हमको निकल जाएगा। और ये जब कीजिएगा तो 7890 प्लस 16.5% और 7590 आ जाएगा 9191, नहीं 9191 आएगा, ठीक है। तो तोशिबा कितना सेल किया है, तोशिबा सेल कितना किया है, तो 9191 इसका कितना किया, तोशिबा का सेल कितना है, 10% है, तो इसका 10% किया है। तो कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 7890 का जो 15% आ रहा है 118, नहीं 118 मतलब 1183 आ रहा है, अप्रॉक्स में आ रहा है, ठीक है ना, 0.5 आ रहा है। और इसका जो वैल्यू आ रहा है 7890 का 116.5% निकालेंगे तो 9191, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है। तो फिर 9191 का 10% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 919 निकलेगा, इतना ही निकलेगा। क्योंकि इसका 10% है, पहले 15% था, ठीक है ना, तो 919 इसका निकलेगा। तो आपको क्या निकालना था, फिर आपको निकालना है कि चेंज कितना हुआ है, ठीक ना। तो द परसेंटेज चेंज निकालना है, तो पहले चेंज निकाल लीजिए, चेंजेज कितना हुआ है। तो 1183.5 उसमें से माइनस कर देंगे 919, ठीक है। कितना करेंगे, 1183.5 माइनस 919 आ जाएगा कितना, 264.5 आ जाएगा। 264.5 क्या निकला, चेंज हुआ। तो परसेंटेज चेंज निकालना है, परसेंटेज चेंज कितना निकलेगा, 264.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना। तो सेकेंड ईयर में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, तो हम प्रीवियस वैल्यू लेंगे 1183.5, ठीक है। तो निकाल लेते हैं 264.5 इंटू 100, जितना भी आया उसको डिवाइड करना है 1183.5 से, तो आएगा 22.34% आएगा। और ये सवाल का आंसर होगा, ठीक है। ने इतना वो इंक्रीज किया है सेकेंड ईयर में, ठीक है। कोई दिक्कत, ये था आपका आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चूँकि उसमें 2 ही क्वेश्चन था, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 1 से 4 तक का एक पाई चार्ट है। हम आपको पाई चार्ट समझाने के लिए छोटा-छोटा क्लिप हम आपको लेकर के आ रहे हैं, ठीक है ना, कि इस पाई चार्ट से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पाई चार्ट से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी हम बीपीएससी की तरफ 5 सेट का क्वेश्चन नहीं करते, कहीं 4 क्वेश्चन, कहीं 3 क्वेश्चन, कहीं 2 क्वेश्चन कर करके हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है ना। जैसे इसमें क्या है कि 1 से 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का सेट नहीं है, ठीक है। तो इसमें से इस पाई चार्ट से हम 4 क्वेश्चन पढ़ना सीख जाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन को बनाएंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन, मतलब पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं क्या दिया है कि स्टडी द पाई चार्ट एंड टेबल गिवन द बिलो, आंसर द क्वेश्चन फॉर डिटेल ऑफ परसेंटेज। आंसर करना है। फिर दिया है कि डिटेल ऑफ द परसेंटेज ऑफ द एम्प्लॉय वर्किंग इन वेरियस डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड नंबर ऑफ द मेल अमॉन्ग दैम। मतलब इसमें क्या दिया कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिया है 800 है। ये 800 एम्प्लॉय हर डिपार्टमेंट में काम करता है। अकाउंट्स में इतना परसेंट, उससे पब्लिकेशन में इतना, एचआर में इतना, आईटी में इतना, मार्केटिंग में इतना, और इसमें टोटल एम्प्लॉय निकल जाएगा मेरा। लेकिन हर डिपार्टमेंट में, जैसे आप देखिएगा प्रोडक्शन में, एचआर में, आईटी में, मार्केटिंग में, अकाउंट्स में, जो नंबर ऑफ मेल है अलग अलग है। तो यानी कि इस से हमको क्या पता चला, इसमें मेल पता चल जाएगा, इसमें टोटल पता चल जाएगा। तो अगर हमको फीमेल पता करना होगा तो हमको ये डाटा में से ये डाटा माइनस कर देंगे, तो मेरा फीमेल पता चल जाएगा। तो इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि द परसेंटेज ऑफ फीमेल, ठीक ना, परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्किंग इन आईटी डिपार्टमेंट टू बी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन इज कितना है। मतलब आईटी डिपार्टमेंट में फीमेल जितना है वो टोटल ऑर्गेनाइजेशन में जितना एम्प्लॉय है उसका कितना परसेंट है। तो हमको निकालना होगा पहले टोटल एम्प्लॉय आईटी डिपार्टमेंट का, फीमेल दिया है, फीमेल हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो पहले हम टोटल एम्प्लॉय इन आईटी डिपार्टमेंट निकालते हैं। तो टोटल एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन कितना है, 800 है। तो आईटी डिपार्टमेंट में कितना होगा, तो टोटल यहाँ पे लिख लेंगे, टोटल एम्प्लॉयज़ ऑफ कंपनी कितना दिया है, 800 दिया है। इन आईटी डिपार्टमेंट, इन आईटी डिपार्टमेंट कितना है, 800 का 20% है। 800 का 20% कितना होगा, 160 होगा। तो आईटी डिपार्टमेंट में टोटल एम्प्लॉय कितना है, 160 है, ठीक ना, ये निकला। फिर मेल कितना है, मेल्स इन आईटी डिपार्टमेंट, तो ये तो दिया ही है कि आईटी डिपार्टमेंट मेल कितना है, आप देखिए तो 74 दिया है ये, ठीक ना, ये 74 मेल दिया हुआ है। बराबर कितना है, 74 है, ये क्या है, गिवन है। तो फीमेल कितनी होगी, फीमेल कितना होगा, 160 में से 74 माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 86 आएगा। फिर पूछा क्या है कि परसेंटेज ऑफ फीमेल पूछा है, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना होगा, रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना होगा, 86 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना होगा, टोटल हम 800 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमको कंपेरिजन किससे करना है, टोटल मतलब एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन से। तो 8 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 86/8 निकलेगा, 86/8 निकलेगा, यानी कि 10.75% कितना निकलेगा, ये फीमेल होगी टोटल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना। फिर क्या निकालना है, द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन एचआर, यानी कि हमको एचआर का, इस एचआर में फीमेल हमको निकालना है कि फीमेल का एचआर डिपार्टमेंट टू द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग एचआर डिपार्टमेंट, मतलब इस एचआर का टोटल से निकालना है। तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, हम निकाल लेते हैं। अच्छा, हमको एचआर का फीमेल चाहिए, तो पहले एचआर का टोटल एम्प्लॉय निकाल लेते हैं हम। तो लिखेंगे पहले कंपनी का टोटल एम्प्लॉय ऑफ कंपनी कितना दिया है, 800। कंपनी लिखिए, ऑर्गेनाइजेशन लिखिए, चलेगा। तो टोटल इन एचआर डिपार्टमेंट, एचआर में कितना है, तो एचआर में 5% है, तो 800 का क्या होगा, 5% निकाल लेंगे। तो 800 का 5% कितना निकलेगा, 40 निकलेगा। मतलब एचआर डिपार्टमेंट टोटल एम्प्लॉय 40 ही है। उसमें मेल कितना है, मेल 12 है, ये गिवन है, दिया हुआ है। तो फीमेल कितना हो गया, फीमेल हो गया 40 माइनस 12 कर देंगे, 28 होगा। तो रिस्पेक्टिव रेशियो जो हमको निकालना है, रिस्पेक्टिव रेशियो ये किसका निकालना है, तो फीमेल का टोटल एम्प्लॉय से। तो फीमेल का किससे निकालना है, टोटल एम्प्लॉय इन एचआर से। ध्यान रखिएगा, टोटल एम्प्लॉय नहीं निकालना है,
टोटल वर्किंग इन HR डिपार्टमेंट निकालना है। तो फीमेल है कितना, फीमेल 28 है, वर्किंग HR में कितना है 40 है, तो ये रेशियो कितना निकलेगा 4 7 28 4 है 40, यानी कि 7 और 10 का ये आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे। फिर हमको क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, यानी कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट मेल, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मेल तो 165 दिया ही हुआ है, ठीक ना। इसका किसके साथ रेशियो निकालना है, डिपार्टमेंट टू द नंबर ऑफ फीमेल इन दैट डिपार्टमेंट, यानी कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में फीमेल कितना है। तो हमको फिर से बनाना पड़ेगा क्या, कि टोटल एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, टोटल एम्प्लॉय ऑफ कंपनी कितना है 800 दिया है। तो एम्प्लॉय इन मार्केटिंग, तो मार्केटिंग का हमको निकालना पड़ेगा, मार्केटिंग कितना है, तो 800 का मार्केटिंग में कितना है 24% है, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। तो मार्केटिंग में कितना निकल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फीमेल निकालना, तो मार्केटिंग का निकालना पड़ेगा। तो मार्केटिंग में 800 का 24%, तो 8 चौक 32 का 2 हाथ में 3 और 16 3 92, 192 निकलेगा, ठीक है ना। कि मार्केटिंग में 192 एम्प्लॉय हैं, उससे मेल कितना है, मेल है 165 है, ऑब्वियस बात है फीमेल कितनी होगी, फीमेल होगी 192 में से 165 माइनस कर देंगे, कितना निकल जाएगा 7 और 2, यानी कि 27 निकलेगा। रिस्पेक्टिव रेशियो निकालना है, रिस्पेक्टिव रेशियो निकालना है। तो रेशियो किसका निकालना था, नंबर ऑफ मेल टू, मेल का पहले लिखना है 165 टू द फीमेल, यानी कि 27। आंसर आ जाएगा 5 से 5 से 5 से कटेंगे, 3 से काटते हैं, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15 यानी कि 55, 1 मिनट, और 3 में 27, यानी कि 55 और 55 9 की क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्या निकालना है, द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन वर्किंग इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मतलब मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मेल एम्प्लॉय जो है 165, द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय वर्किंग इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट टू द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट इच, यानी कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में टोटल एम्प्लॉय जो है वो उसका मेल कितना परसेंट है, ये हमको निकालना है। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट टोटल एम्प्लॉय कितना है, तो पहले कंपनी का ले लेते हैं, टोटल एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, ये कितना दिया है, ये दिया है टोटल एम्प्लॉय ऑफ कंपनी 800 तो दिया है, 800 दिया है। तो मार्केटिंग में कितना निकलेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितना निकलेगा, कुछ नहीं है, डिपार्टमेंट में कितना निकलेगा 800 का 24% निकलेगा, कितना निकलेगा 192 निकलेगा। मेल कितना दिया है 165 दिया है। आपसे यही पूछा है कि रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना होगा, यानी कि मेल जो है 165, मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो काम करने वाला बंदा है 192, उसका कितना परसेंट है, यानी आंसर आ जाएगा 165 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 192, डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 86%, ठीक है। तो 86% क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 2-3 टाइप का क्वेश्चन आज हम लोग देखे थे, ठीक है, जिसमें पाई चार्ट का 3 टाइप क्वेश्चन जनरली हम लोग देखे थे, कि एक ऑर्गेनाइजेशन वाला कंप्यूटर का था, एक ये, तो अभी जो हम लोग देखे हैं 1 से 4 क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग अपना लेवल को हाई करते देंगे। पहला दिन में हम सोचे कि बहुत बेसिक लेवल से क्वेश्चन डिस्कस करें, जहाँ पे आपको हर चीज़ का नॉलेज हो कि हम कैसे कैसे उसमें से कट डाउन छाटेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। मेल निकालना, मतलब इस क्वेश्चन में क्या था, एम्प्लॉय दिया था, मेल दिया था, फीमेल आपको निकालना है। तो फीमेल निकालना थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट है, पहले हम टोटल एम्प्लॉय निकालेंगे, ठीक है, उस डिपार्टमेंट का मेल दिया है, कभी कभी मेल या फीमेल का रेशियो दे देगा, ठीक ना, कि कंप्यूटर डिपार्टमेंट में इतना है टोटल एम्प्लॉय, लेकिन उसमें मेल एंड फीमेल इतना इतना है,
तो वो थोड़ा और टफ क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, कभी परसेंटेज दे देगा कि मेल 12% है तो बाकी फीमेल होगी 88%। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, हम कल पाई चार्ट जो करेंगे, हम कोशिश करेंगे 2-3 पाई चार्ट हम डेली डिस्कस करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी हम पाई चार्ट को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सीरीज अलग है, ठीक ना, उसके कंपैरिजन में जो हम PYQ कराते हैं, PYQ में तो सिर्फ PYQ ही मिलेगा आपको, बाकी DI का अलग से सीरीज ये है, इसको आप छोटा छोटा कैलकुलेशन करके करते रहिएगा। ठीक है, लर्निंग के लिए ये बहुत अच्छा सीरीज होगा। कम से कम पाई चार्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो आप मान के चलिए कि 36 नंबर आपके हाथ में है। फिर हम लाइन ग्राफ को अगर डिस्कस करेंगे, लाइन ग्राफ अच्छा हो जाएगा तो फिर 36 नंबर हाथ में है। टफ कुछ नहीं होता है, उसके लिए कैलकुलेटर आपके हाथ में है, बस प्रोसेस को करना है कि आप प्रोसेस समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।